वही व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर विद फुल पावर के साथ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर नेशन, भाई हम पहले से ही जानते हैं हमारा जो इंडिया है पूरा एग्रीकल्चर पे, पूरा नहीं डिपेंड है लेकिन एग्रीकल्चर पे मेजर परसेंटेज डिपेंड था पहले। अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, क्योंकि भाई क्यों डिपेंड क्यों है ये मुझे बताइए। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारे यहाँ इतनी अच्छी जमीनें हैं तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन अच्छा होता है, एम्प्लॉयमेंट देता है भाई एग्रीकल्चर। एक्सपोर्ट भी हमारे यहाँ की चीजें भी एक्सपोर्ट होती है, क्रॉप्स और बहुत सारी चीजें। इनकम, भाई हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें इनकम भी आती है। चलिए तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। इंडिया इज नॉन एज एग्रीकल्चर नेशन बिकॉज ऑफ सम इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स, इनकम एक्सेट्रा ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, Indian economy is dependent on agriculture for various aspects. If Indian agriculture sector fails to produce enough quantity, then industry using agriculture products as raw material also fails to produce sufficient. Therefore, goods become costlier and influence the life of people. देखिए, अगर हम मान लेते कि क्रॉप्स है वीट, कॉर्न, राइस, बार्ली, ओट्स, शुगर केन, ये सब जैसे क्रॉप्स है ना, अगर ये लोग कम हो गए, इनका प्रोडक्शन खराब हो गया, किसी साल हम मान लेते हैं कि बारिश हो गई, बहुत बुरा प्रोडक्शन खराब हो गया, तो इंडस्ट्रीज पे कैसे फर्क पड़ेगा। देखिए अगर ब्रेड की इंडस्ट्री है तो ब्रेड में क्या क्या लगता है ना, तो इनके इंग्रेडिएंट्स पास्ता, सीरियल, शुगर, बेवरेजेस, इन सभी के इंडस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या हो जाएगी, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। और रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो ये लोग अपने जो प्राइसेस कम, मतलब अगर नहीं मिलेगा तो इनके जो डिमांड कम हो जाए, सप्लाई नहीं हो पाएगा, कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो ये, और जब एक हम देखते हैं कि जब सर्विस हमारा इंडस्ट्री सेक्टर और ये एग्रीकल्चर सेक्टर, ये दोनों अगर ठप हो जाएंगे तो सर्विस सेक्टर इन दोनों को जो सर्विस देता होगा तो सर्विस सेक्टर भी ठप हो जाएगा। इसकी वजह से बहुत बड़ा मेजर चेंज आता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। As per 2011 census, 68.8% of India's population live in rural areas. If agriculture production fails, then their income is negatively affected and they have to reduce demand of the industrial products. देखिए बहुत सारे किसान भी हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं, अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हुआ तो उनकी इनकम पे भी भाई बहुत बुरा असर आ सकता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी बहुत बुरा असर आएगा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे असर आएगा तो सर्विस सेक्टर क्या करेगा भाई, जो सर्विस सेक्टर जो सर्विसेज देता था इंडस्ट्री सेक्टर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, वो सर्विस दे ही नहीं पाएगा। जब ये दोनों ठप रहेंगे तो सर्विस सेक्टर भी ठप हो जाएगा उसी तरीके से। तो इफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन fails, then their income is negatively affected. They have to reduce demand of industrial products. Thus, on one side, industry are not getting enough material, and on the other side, industries product are not much demanded. Therefore, it can be said that agriculture failure provide failure to industrial sector, and service sector also faces fall in its demand and income. Okay, तो चलिए, that is why agriculture sector is known as the backbone of the economy of nation. ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी, ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड इंडिया हैज मेड एफर्ट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट इवन टुडे इंडिया इज नोन एज द एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी एंड द डेवलपमेंट रेट ऑफ इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए अब जो एग्री पूरा हमारा इंडिया का इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है किस पे, एग्रीकल्चर। बिकॉज एग्रीकल्चर एक भले डोमिनो इफेक्ट जैसा इफेक्ट कर सकता है पूरे इंडस्ट्री को, इंडिया की इकोनॉमी को। अगर एग्रीकल्चर खराब हुआ, इंडस्ट्री सेक्टर पे बहुत बुरा चेंजेस आएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इंडस्ट्री पे प्रॉब्लम आएगी तो सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, इनकम नहीं आ पाएगा। इस तरीके से पूरा ओवरऑल एक दूसरे को इफेक्ट हो जाएगा और बहुत बुरा चेंजेस आ सकती है। India has been an agriculture-oriented economy before the British rule. During the British rule and even after the British rule, देखो इंडिया तो पहले से ही एग्रीकल्चर एक ओरिएंटेड, पहले से एक देश, हमारे यहाँ जो खेती ये सब पहले से बहुत अच्छे तरीके से होती आ रही है ना। हम तो एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, हमारी इनको इनकम भी बहुत आता है ना इससे, एग्रीकल्चर से। और पहले भी होता आ रहा था, अभी भी होता आएगा और आगे भी होता ही आएगा। During planning period, industrialization is focused upon, but presently agriculture sector provide much more employment, production and export income as compared to past. देखिए प्लानिंग पीरियड में हम इंडस्ट्री पे हम ज़्यादा फोकस किए थे, है ना, बट अभी प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर हमें ज़्यादा इनकम दे रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा है, उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको इनकम भी ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू पास्ट, हम पहले की बात करें तो।
कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, भाई नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन करता है, चलिए देखते हैं। According to Economic Survey 2011-12, contribution of agriculture sector in national income was 53.1% in 1950-51 and had reduced up to 13.9% in 2011-12 due to the industrialization since 1956। देखिए, हम इकोनॉमिक एक सर्वे हुआ था जो 2011-12 में हुआ था, उसके मुताबिक हमको मालूम चला कि 13.9% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन ये पहले कितना करता था, पहले भाई 53.1% करता था, लेकिन अब ये रिड्यूस हो चुका है बिकॉज इंडस्ट्रीज पे अब ज्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल रेवेन्यू एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज द लीस्ट। तो जो सबसे कम सेक्टर, जो भी सेक्टर सबसे कम कर रहा है इस बार, है ना, द कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर जो टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो सबसे कम कर रहा है सभी सेक्टरों के मुताबिक। चलिए, तो एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। देखिए, एम्प्लॉयमेंट भाई जब उस टाइम में क्या होता था कि 72% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर करती थी या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड काम्स करती थी, है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, अब जब इंडिया भारत आज़ाद हुआ तो इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर्स, ये सब पे फास्टर ग्रोथ दिखाई गई एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर हैज़ बीन रिड्यूस। और एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी थी वो थोड़ा कम कर दिया गया। Agriculture provides 58% employment in 2001-2, which has been reduced to 49% in 2013-14। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को, कितने परसेंट को देता है, 58% ऑफ पॉपुलेशन को देता था, लेकिन अब कितना देता है, 49% को देता है 2013-14 में। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ये सब बढ़ने लगे जिन पे ग्रोथ किया है, और ये जरूरी था हमारे लिए क्योंकि हम एग्रीकल्चर पे ही निर्भर नहीं रह सकते। अगर हम उसी पे निर्भर रहते तो हम आज यहाँ होते नहीं हो पाते, यहाँ इतने आगे, है ना। एक्सपोर्ट इनकम, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर हेल्प द कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अब देखो, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा है तो हम क्यों ना अपने तक ही तो सीमित अपना यूज कर लेते, लेकिन हम जो बचता है हम वो बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं हाई प्राइस, बिकॉज हम फॉरेन करेंसी भी अर्न कर सके। तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस पीरियड एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 70% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग। जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो एग्रीकल्चर तो जो था हमारा, जब एक्सपोर्ट रेवेन्यू था उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो परसेंटेज हम कहेंगे 70% तो एग्रीकल्चर से आता था एक्सपोर्ट रेवेन्यू। बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग वाज रिड्यूस्ड टू 14.2% इन द ईयर 2013-14। 2013-14 के मुताबिक हम देखें तो अभी हमारा है उस वक्त था कि 14.2% हो गया, रिड्यूस कम हो गया, बिकॉज जो इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर पे ये सब पे डेवलपमेंट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। लिविंग स्टैंडर्ड, एग्रीकल्चर कंटिन्यूसली इम्प्रूव लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग इनफ फूड ग्रेन्स। भाई जो हमारे किसान हैं, अगर उनको वो खाना उगा रहे हैं, उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट, उनके घर पे भी तो खाना आ रहा है। उसी तरीके से हम अगर इन इंडिया एवरेज फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी वॉज 395 ग्राम्स पर हेड। इंडिया में 395 ग्राम्स है, एक बंदे को 395 ग्राम्स मिलेगा पर डे के लिए। इन 1951 में था ऐसा, विच इंक्रीज 511 ग्राम्स इन द ईयर 2013। बिकॉज जो प्रोडक्शन अब इंक्रीज हुआ है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, उसमें टेक्नोलॉजी लाई गई है, इरीगेशन फैसिलिटीज डिफरेंट लाई गई है, पेस्टिसाइड, केमिकल, ये सब चीज़ें जो लाए गए हैं, उन्हीं सब की वजह से, अच्छे चीज़ों को यूज़ करने की वजह से आज एग्रीकल्चर इतना हद तक आगे बढ़ चुका। एग्रीकल्चर सेक्टर इज सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन इनफ क्वांटिटी। ड्यू टू दिस एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पीपल एंड लिविंग स्टैंडर्ड हैज बीन इंक्रीज। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है एग्रीकल्चर से लोगों को, उसकी वजह से उनकी लाइफ स्टैंडर्ड भी बढ़ रही है ना। इनफ, देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर इज सेटिस्फाइंग requirement of people in enough quantity. Due to this, average lifespan of people and living standard has been increased. एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, बेसिक नीड्स को तो पूरी कर ही दे रहा है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट से अगर थोड़ी बहुत इतने पैसे तो निकल रहे हैं जिनसे लोग अपनी क्वांटिटी जो खाने पीने उनके खर्चे निकाल सकते हैं। ड्यू टू दिस एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पीपल एंड लिविंग स्टैंडर्ड हैज बीन इंक्रीज। अब जो एवरेज लोग हेल्थी खाना खाएंगे तो हेल्थी जिएंगे, और हेल्थी जिएंगे तो उनका लाइफ स्पैन जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ इंक्रीज
भाई एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज है बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखो, बिकॉज ऑफ राइस ऑफ कल्टिवेटेड लैंड पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज टू 264.4 metric tons in 2013-14, which is about 2.5 times rise than the production in 1951। पहले के टाइम से 1951 से 2.5 टाइम्स इमेंस ग्रोथ हुआ है भाई 2013 to 14 में। As compared to 1951, the production of sugarcane, pulses, cotton, oilseeds show tremendous rise in 2013-14। इतना खूब ग्रो अच्छा किया है क्योंकि मैंने बताया ना, अच्छे पेस्टिसाइड्स, अलग अलग केमिकल्स ये सब डाले गए हैं ना, डाले गए हैं, और सॉइल की क्वालिटी, उन्हें अच्छे एजुकेशन दिए जा रहे हैं। अब बहुत सारे फार्मर्स हैं जो एजुकेटेड फार्मर्स, बहुत सारे फार्मर्स जो एजुकेटेड हैं। Base for industrial development. Base for industrial development. Agriculture is a base for industrial development sector in India. It provides raw material to industrial sector to attain possible development. 69% of population of India live in rural areas whose main source of income is from agriculture. Therefore, the main market for the demand of agriculture product is rural areas। देखिए, एग्रीकल्चर एक ऐसा मतलब बिकॉज बेस है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अगर हमें राइस वीट ये सब मिला नहीं तो ब्रेड नहीं आएंगे। और बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स है जो कॉटन, जिससे हमारे पूरा टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को हिला दे, अगर ये सब मिलेंगे नहीं है ना, इनकी ग्रोथ अच्छे से ना हो। 69% पॉपुलेशन है जो इंडिया की लिव इन रूरल एरियाज, और उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है भाई? एग्रीकल्चर। इसलिए मेन मार्केट है रूरल एरियाज। उनका मेन मार्केट कौन सा है? रूरल एरियाज। कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। तो इन रियलिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर और इनकम पर हेक्टर। देखिए, एक मतलब छोटा सा ये कल्टिवेटेड जगह है, इतना बड़ा खेत है, अब उसमें हम पर हेक्टर में देखेंगे भाई उसने कितना अनाज उगाया है और उसको कितना इनकम हुआ है। अगर उसने ज़्यादा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का हुआ है, तो कितना इनकम, उसे ज़्यादा इनकम हुई है, तो हम उसे प्रोडक्टिविटी कहेंगे। क्या? प्रोडक्टिविटी। और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, अच्छे केमिकल्स, अच्छे तरीके से इरीगेशन, वाटर इसको सप्लाई मिलना। तो ये सब जो अच्छी फैसिलिटीज होगी, फैक्टर, ओ सॉरी ये क्या हो गया, चलिए। In reality, agriculture productivity is measured in terms of productivity per hectare or income per hectare। Responsible factor for low productivity of agriculture are as follows: institutional factors। तो physical, social, economic and legal factor are institutional factors। Such factors are negative in India। Therefore, low productivity for agriculture is being seen। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, जो बहुत पहले के टाइम पे बहुत इनएफिशिएंट है और आउटडेटेड सिस्टम है, और जो फार्मर्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज देता है। अनक्लियर लैंड टाइटल्स, जो एक मतलब खुद का, उनको पास खुद की एक ऑनरशिप नहीं रहती लैंड की, है ना, उसकी वजह से वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बिकॉज अब वो ऐसा थोड़ी करेंगे कि उसमें एक ट्री उगा दे, वो किसी और के अगर रेंट पे, वो ज़मीन पे वो अगर कुछ क्रॉप्स उगाएंगे तो क्रॉप्स उगाएंगे, प्लांट छोटे छोटे उगाएंगे, जिससे उन्हें जल्दी जल्दी शॉर्ट टाइम के लिए उन्हें बेनिफिट मिल जाए। लेकिन वो ऐसा तो नहीं उगाएंगे कि ट्री उगा दिया। अगर ट्री उगा दिया तो कुछ साल बाद वो हो सकता है वो बंदा उसको रेंट से दे ही ना उसे, अब वो खुद ले ले, है ना, अपना जो भी काम करेगा। तो ट्री किसके हाथ में जाएगा? सामने वाले के हाथ में, जिसके ऑनरशिप है। इसी वजह से रेवेन्यू, ये आउटडेटेड सिस्टम, एग्रीकल्चर फाइनेंस, किसानों के पास होता ऐसा था कि उनके पास फाइनेंस नहीं, मतलब पैसों की कमी थी, मशीनरी नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, क्रेडिट एक्सेस नहीं होता था, बिकॉज बैंक्स ये सब अच्छे अच्छे थे नहीं उस वक्त, स्कीम्स नहीं थी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, अब किसानों को भी एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ उन्हें एक अच्छे भाव पे उनका जो क्रॉप्स या फिर कह सकते हैं अनाज, वो बेचे जा सके अच्छे भाव में, उनको अच्छी फैसिलिटीज दी जाए, उनको एक ज़्यादा एकदम हर जगह स्कैम ना हो उनके साथ। मिडलमैन जो एक्सप्लॉइट करता है, उनके प्रॉफिट जो कम हो जाते हैं उसकी वजह से, और उसकी वजह से ये सभी कारण है जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो बहुत बुरा इफेक्ट करता है फार्मर्स के माइंडसेट को और उनको ओवरऑल ग्रोथ को। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इन इंडिया, यूज ऑफ ओल्ड traditional equipment, ideologies, techniques, traditional seeds, cow dungs as manual, less proportion of pesticides in agriculture are technological factor which give low productivity of agriculture। देखिए, पहले के टाइम पे जो यूज़ किए जाते थे जो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट, लाइक हम देखते हैं ना, वो बैल के पीछे एक वो लगा देते हैं, उससे मतलब किया जाता है ज़मीन को थोड़ा मुलायम करने के लिए।
तो वो भी मैंने देखा है, वो भी अभी भी मतलब करते हैं। तो वो कितना बहुत मेहनत, उसमें काफ़ी मेहनत लगता है, टाइम लगता है, लेकिन उतना हम देखें तो उतना उनको कैलोरीज, उसमें कितनी कैलोरीज बर्न होती है अभी के टाइम पे। हम ये सब भी थोड़ा फिजिक्स के मामले में देखें तो आइडियोलॉजीज, उनके आइडियोलॉजीज डिफरेंट, ओल्ड रह गई है, टेक्निक्स जो ओल्ड रह गई है। ट्रेडिशनल सीड्स ले रहे, काउ डंग्स एज मैन्योर, भाई अभी फर्टिलाइजर, केमिकल सीड्स, ये सब बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं जिसे यूज करके काफी अच्छे से एग्रीकल्चर हो सकता है। Pressure of population. Total production of agriculture is being distributed among big mass of population, which shows low productivity of labor. देखिए बहुत, अगर हम देखें तो मेजर पार्ट इंडिया का ज़्यादातर लोग जो राइस उनके घर पे बनता है। अब बहुत सारे लोग राइस खाएंगे तो भाई किसानों को राइस मतलब उगाना भी तो पड़ेगा। अब जब बहुत ज़्यादा लोग उगाएंगे तो उसका जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि जब उसकी इनकम, राइस कोई ज़्यादा महंगी तो बिकती नहीं है, सस्ती है, मतलब कोई भी 35-40 रुपया किलो जो भी भाव है उस भाव से बिकती है। तो उनका जो इनकम और मिडल मैन ये सब आने वक्त उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाता है। लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। पहले हिस्टोरिकल्स में हमने देखा, हिस्ट्री में भी कि पहले से ही एग्रीकल्चर में फोकस नहीं किया जा रहा था, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर ये सभी पे फोकस किया जा रहा था। तो इंडिया's इकोनॉमिक प्लानिंग सेंटर अराउंड इंडस्ट्रीज, hence agriculture sector has irregular and slow rate of development, therefore low productivity of agriculture is seen। जो एक ट्रेडिशनल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जो मिनिमम यूज़ कर रहा है, मॉडर्न इनपुट्स का बहुत ही कम यूज़ ही नहीं कर रहा है इस तरीके से, जो पहले की चीज़ों काऊ डंग और ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ों की यूज़ कर रहा हो। लेकिन एक फार्मर भी है जो मॉडर्न टेक्निक्स को अपने अंदर अडेप्ट किया है, अपने फार्मरिंग की इफिशिएंट मशीनरीज को लाया है, और कंसिस्टेंटली उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, एकदम हायर यील्ड, उसके अच्छे क्रॉप्स निकल रहे हैं, बहुत अच्छे पर हेक्टर भी प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। Measures to increase agriculture productivity. Agriculture is a main occupation and very important pillar of Indian economy. एक बहुत main occupation है and important pillar है economy का। Therefore, it is essential to increase agriculture productivity. इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें agriculture productivity को बढ़ाना। If agriculture productivity increases, then income of rural economy will increases, which will force the development of industry and service sector. अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा तो इनकम, जो रूरल गांव में लोग रहते हैं किसान, उनके भी इनकम्स बढ़ेगी, और उसकी वजह से डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर्स का भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर उनको रॉ मटेरियल अच्छे मिलेंगे तो इंडस्ट्री अच्छी ग्रो करेगी, इंडस्ट्री अच्छी ग्रो करेगी तो मास लेवल पे ग्रो करेगी, अगर मास लेवल पे ग्रो करेंगी तो सर्विस सेक्टर्स को और भी ज़्यादा वो सर्विस अपनी प्रोवाइड कर सकती हैं, अगर ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सर्विस सेक्टर भी ग्रोथ होगा, इसकी वजह से पूरा ओवरऑल इंडिया बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन। अब एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, तो सबसे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स शुड बी फेवरेबल फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, दे आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम देखें रैन रिलेटेड रिफॉर्म्स जो हमारे लिया गया था बिकॉज ऑफ लो टू एबॉलिश, जो हमारा लॉ लिया गया, इनको ज़मींदारी सिस्टम को बंद किया गया है ना, उसकी वजह से हमारा क्या हो, फार्मर को अब एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे थे, रेंट उनको भरना नहीं पड़ रहा था, ये सब चीज़ों से जो स्कैम हो रहे थे उनके साथ और जो उनके साथ गलत किया जा रहा था वो सब स्टॉप हो गया, और उसकी वजह से बिग शेयर देयर ऑफ देयर क्रॉप, उनको जो प्रॉफिट वो खुद को मिलता था, ना कि दूसरों को उन्हें देना पड़ता था, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली भी बढ़ी। अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। देखो, फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज सेट अप इन इंडिया इन 1982। अब देखो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन बैंक्स ये सब आई, नेशनल बैंक्स आई जो किसानों को बहुत कम इंटरेस्ट पे जिन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज देती थी, जैसे नेशनल बैंक, नाबार्ड, टू प्रोवाइड चीप एंड इनफ क्रेडिट टू इंडियन फार्मर। रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वर डेवलप्ड। ऐसे बैंक्स आए, देखिए आरआरबी, एलडीबी। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में अब कैसा इंप्रूवमेंट लाया गया वो भी देखते हैं। टू ओवरकम द शॉर्टकम्स ऑफ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन। अब भाई जो किसानों को, लोगों को, उनको प्राइस फेयर, अच्छा फेयर नहीं मिल रहा था, फेयर प्राइस, तो उसकी वजह से वो लोग ने अभी हुआ क्या, एक मार्केटिंग सिस्टम लाया गया जो रेगुलेटेड एक मार्केट लाया गया, जहाँ उन्हें फार्मर्स को
एक सही भाव पे अपना क्रॉप बेच सके, या फिर जो भी अपने क्रॉप्स अच्छे भाव पे बेच सकते हैं। एग मार्क लाया गया, क्योंकि एग सिस्टम ऑफ एग मार्क क्वालिटी सर्टिफिकेशन देने के लिए स्टार्टिंग नेशनल वॉर हाउस कॉर्पोरेशन एंड स्टेट वॉर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वॉर हाउस बनाया गया, क्योंकि जहां किसान अपने अपने क्रॉप्स रख सके, उनके क्रॉप्स बिगड़े ना, जिसकी वजह से प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ उसके प्राइसेस बताने के लिए, उनके सही सेट प्राइस करने के लिए, प्राइस एकदम सही सेट करने के लिए, जिससे फार्मर्स को भी बेनिफिट्स हो। फिक्सेशन ऑफ बॉटम प्राइस, अब एक बॉटम प्राइस फिक्स कर दिया गया, क्योंकि अगर उससे नीचे हो ही नहीं सकता प्राइस, क्योंकि अगर उससे नीचे जाएगा तो हो सकता है फार्मर को लॉस सहना पड़े। बहुत जगह ऐसा होता है कि फार्मर की कॉस्टिंग ही आई होती है ज़्यादा, और उसको सेल ही कम करने, सेल मतलब कम रुपीस में करना पड़ता है, उसकी मजबूरी ऐसी हो जाती है। तो फिक्सेशन ऑफ बॉटम प्राइस। तो अब पढ़ते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च। तो नाबार्ड डज मैनी रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर एंड गिव्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू फार्मर्स अबाउट इट। नाबार्ड एक ऐसा रिसर्च किया है, और एग्रीकल्चर में जो नॉलेज ये सब दिया जाता है थ्रू ट्रेनिंग्स फार्मर्स को दी जाती है। सो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सो फार्मर डू नॉट कल्टिवेट ओनली थ्रू ट्रेडिशनल टेक्निक, बट दे स्टार्ट डूइंग मार्केटिंग ओरिएंटेड प्रोडक्शन एंड कैन अर्न मोर इनकम। तो अब क्या करते हैं, फार्मर्स को मालूम चल गया कि किस तरीके से हमको ये करना है, उनको अब सिखा दिया है नाबार्ड ने, तो अब वो अच्छी तरीके से कल्टीवेशन करते हैं। अगर एक ही फील्ड में वो 2-3 क्रॉप उगाते हैं, एकदम प्रोडक्टिविटी उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है और इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसके ज़्यादा डिमांड है वो उगाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि राजेश नाम का एक फार्मर है। अगर वो एक ट्रेडिशनल मेथड से करता था फार्मिंग, जिससे वो खुश नहीं था, अभी बहुत उसने 1-2 महीनों का खुश नहीं था वो, लेकिन आफ्टर एक बार ऐसा हुआ कि उसके घर के पास ऐसा कुछ पोस्टर लगा, या फिर उनके वहाँ आके बताया गया कि नाबार्ड के कुछ ट्रेनिंग्स दी जा रही है फार्मर्स को। तो वहाँ राजेश गया। अब जब राजेश वहाँ गया तो उसने वो सारी मेथड जो सिखाई गई थी वो सब उसने अप्लाई किया अपने फार्मिंग में, जो भी अपनी नॉलेज यूज की अपने फील्ड्स में ये सब लगाई। तो उसे क्या हुआ, उसकी वजह से उसके जो प्रोडक्टिविटी और जो उसी इसकी नॉलेज, उस तरीके से वो अलग अलग क्रॉप्स, एक फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स, कौन सी ज़्यादा डिमांड में क्रॉप्स, उसकी वजह से उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हुई, क्रॉप्स की क्वालिटी इंक्रीज हुई। अब वो नए नए मेथड से इम्प्लीमेंट करता था, और कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, हम कह सकते हैं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए टेक्नोलॉजिकल फैक्ट मेजर्स। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स आर मोर इजी एंड फास्ट टू गिव बेनिफिट्स। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स क्या है, बहुत इजी और फास्ट है भाई बेनिफिट्स देने के लिए। सो दे आर मोर इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। दे आर एज फॉलोज। इम्प्रूव्ड सीड्स, अगर हम सीड्स अच्छी डालेंगे, एक इम्प्रूव सीड्स डेवलप बाय साइंटिफिक इन्वेंशन गिव मोर पॉपुलेशन ऑफ क्रॉप्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन ड्यू टू इम्प्रूव सीड्स इन नॉन एज सीड रिवॉल्यूशन। और इसको हम सीड रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं, कि अगर सीड्स अच्छे होंगे तो हो सकता है जो हमारे जो उगेंगे, है ना, वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी होंगे वो उगेंगे, वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी उनकी अच्छी होगी, बिकॉज हमने सीड्स हमारे जो एकदम प्रूवन साइंटिफिक मेथड से जिसे इन्वेंट किया गया हो, है ना। अब यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स आर वेरी बेनिफिशियल टू इंक्रीज एग्रीकल्चर productivity. In India, chemical-based fertilizer like nitrogen, phosphate, potash, etc. are produced by public sector enterprise. Even such fertilizer is imported and distributed at subsidy rates. और ये जो फर्टिलाइजर्स अगर हम सब्सिडी रेट्स पे मिलेंगे, तो लोग अपने जो फार्मर्स है वो ये सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। अब ये सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से जो क्रॉप्स होंगे पर हेक्टर में वो ज़्यादा उगेंगे, और ज़्यादा उगेंगे उसकी वजह से उनके इनकम में इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी। In India, to expand the service of irrigation, development program of irrigation sector and infrastructure development fund are set up. इरिगेशन फैसिलिटी को ज़्यादा हद तक बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम, इरिगेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये सब बनाया गया, सेटअप किया गया इंडिया में। यूज ऑफ मशीन्स। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स और मशीन्स फॉर कल्टीवेशन, इफ ट्रैक्टर्स, ट्रेलर, थ्रेसर्स, ये जो यूज होते थे ट्रेडिशनल मेथड्स, जो machines for like cultivation, if tractors, trailer, threshers, electric pump set, oil engine, pesticides, sprinkle pump, etc. are used, then these are very useful, have more than one crop a year, which increases productivity.
इन सभी चीज़ों की वजह से जो फार्मर का काम हो जाता वो आसान हो जाता था, इन सारे टूल्स की वजह से, है ना। तो चलिए, pesticides to prevent crop from various disease and to protect plants from insect. Pesticides are very impossible which will give high productivity. देखो, पेस्टिसाइड्स की वजह से जो क्रॉप्स पे कीड़े लग जाते थे, है ना, वो कीड़े की वजह से अब जो क्रॉप्स खराब हो जाते थे उनकी वजह से फार्मर्स को काफी नुकसान भी हो जाता था, क्योंकि जो अगर उन्होंने 1 टन उगाया हो तो उसमें से 100 किलो हो सकता है उनका फार्म कीड़ों की लगने की वजह से खराब हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ये। तो पेस्टिसाइड बहुत यूजफुल होता है, हाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी हाई करता है फार्मर्स की। बाय सॉइल टेस्टिंग इट कैन बी डन दैट वेदर लैंड इज फेवरेबल टू क्रॉप और नॉट। सच टेस्ट help to remove deficiency of land. This way land can be made favorable to crop and it becomes capable to high productivity. देख सकते हैं कि अब अगर सॉइल को टेस्ट कराएं तो हमें ये भी मालूम चल सकता है इस सॉइल में कौन से क्रॉप्स को उगाना सही बेहतर होगा, और अगर इस क्रॉप्स में किस तरीके से प्रॉब्लम है, कौन सी डिफिशियंसी है जिसे हम ठीक कर सकते हैं, और कौन से प्रोसेस से हम ठीक कर सकते हैं, ये सब भी बताया जाएगा। जो सॉइल टेस्टिंग जो हमको रिजल्ट जो आएंगे उसी के जरिए हमको ये भी बताएगा उसके जो क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे ये अच्छा हो सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक माया है, माया नाम का एक फार्मर है जो कि फार्मिंग करता है, लेकिन वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज करता था। लेकिन उसने जब स्विच किया एक इम्प्रूव सीड्स यूज किए, जो साइंटिफिक मेथड से जो इन्वेंशन की गई है, अगर वो सीड्स को यूज किया तो उसने नोटिस किया कि भाई उसके जो क्रॉप्स थे वो जो काफी अच्छे अन क्वालिटी वाले जो हो गए, जो एकदम रेसिस्टेंट टू पेस्ट्स एंड डिसीज, और उसकी जो हेल्थी एबिडेंट हार्वेस्ट हुआ, उसकी वजह से उसकी जो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा में वो बिके, उसकी वजह से उनका इनकम भी ज़्यादा बढ़ा। तो चलिए अदर फैक्टर पढ़ लेते हैं। टू एजुकेट फार्मर्स अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कल्टीवेशन। अगर हम फार्मर्स को एक एजुकेट कर दिया जाए कि ये सारी टेक्निक्स होती है, इन तरीक़ों से ये सब किया जाता है, तो फार्मर्स जागरूक हो जाएंगे, जिसकी वजह से फार्मर के साथ स्कैम्स भी होना कम हो जाएंगे, और उन्हें इतना एजुकेट नॉलेज मिल जाएगा कि जिनसे वो अपनी क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ा सकेंगे। तो अवेकन द फार्मर्स फॉर बॉट कस्टम रूरल एरियाज, हम उनको जागरूक कर सकते हैं, उनके जो बैड रिचुअल, जो आउटडेटेड चीज़ें और टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, उन्हें उसके बारे में उनको जागरूक करें और उन्हें मॉडर्न तरीके के बारे में समझाए, जिनकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स ले। टू प्लान एग्रीकल्चर फेयर, हम एग्रीकल्चर फेयर का प्लान करें, और जिससे जहाँ बहुत सारे फार्मर्स आके मिले और अपना प्रोडक्ट जो सामने इंडस्ट्रीज को बेचे अपने सही फेयर प्राइस पे। टू इंक्लूड द फार्मर इन एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज लाइक कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, जंगल अदर्स एंड। फार्मर्स को इन सभी अलग अलग फार्मिंग के बारे में भी बताया जाए, उनको खाली एक ही फार्मिंग की तक सीमित ना रखा जाए, लाइक कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, जंगल और अदर्स, ये सब कैटल रेयर है। टू एक्सपांड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है, कॉटन इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले, और जो जैसे अब 10 लोग हैं घर में, 5 लोग इंडस्ट्री में जाते हैं, 5 लोग एग्रीकल्चर में करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी दोनों साइड बढ़ जाएंगी उनकी, पर कैपिटल इनकम भी बढ़ जाएगी, और जिससे उनका लिविंग कंडीशन, ओवरऑल ग्रोथ, बोल रहा हूँ ना, सभी चीज़ों को इफेक्ट पड़ेगा। इमेजिन करिए एक विलेज है जहाँ पे हमने फार्मर्स को एजुकेट कर दिया गया है, जागरूक इतना कर दिया है कि अब वो नई नई फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, उनके सीड्स इम्प्रूव्ड हो गए हैं, तो अब उन्हें कल्टीवेट बहुत अच्छे से इफिशिएंटली कल्टीवेट कर रहे हैं। और उसमें से सम कुछ फार्मर्स ऐसे हो गए कि पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ वो क्रॉप्स को भी उगा रहे हैं, और उसकी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, घर का ग्रोथ होगा, पूरे देश का ग्रोथ होगा। तो चलिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर सिंस 1966 मॉडर्न एग्रीकल्चर एमर्ज इन इंडिया। मॉडर्न एग्रीकल्चर यूजेस मॉडर्न इनपुट लाइक हाइब्रिड सीड्स, chemical fertilizer, pesticides, new machineries of agriculture, irrigation, etc. Due to use of these modern inputs, agriculture production increases extensively. देखिए 1966 की जब मॉडर्न एग्रीकल्चर भाई इंडिया में आया, उसकी वजह से हाइब्रिड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और न्यू मशीन्स, टेक्नोलॉजी, ये सब आई। उसकी वजह से जो हमारे एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है।
ग्रीन रिवॉल्यूशन हम कह रहे हैं, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड फ्रॉम ईयर 1960 to 61 at 7 districts of India as pilot project which is known as intense एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP। देखो सबसे पहले स्टार्ट किया था एक 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टार्ट किया गया था ये ऐसा, जहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा था, है ना। बट अब वो जब इतना मतलब सक्सेसफुल हुआ वो प्रोजेक्ट, तो इसे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। बिकॉज ऑफ वंडरफुल सक्सेस ऑफ IADP with passing of time it was applied to whole nation. This was known as high yielded varieties program, HYVP. It is also known as green revolution। चलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नॉन एज मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड वाटर टेक्नोलॉजी, जिसमें हम नई नई चीज़ों टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सिखाएंगे और उसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा। लोगों के बीच में जब दिमाग में ही जागरूक आएगी, तो अगर दिमाग से सभी चीज़ें स्टार्ट होती है, अगर दिमाग में उनको अच्छी चीज़ें भर दी जाएंगी तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ज़रूर इंक्रीज तो होगी ना भाई। तो चलिए, मल्टीपल क्रॉपिंग shows the nature of agriculture work. Normally two types of crops are seen: food grains like wheat, rice, bajra, jowar, maize, pulses, etc., and non-food grain like cash crops, groundnut, sesame, castor, soybean, linseed, sunflower, sugarcane, rubber, cotton, jute, etc. अब जब उन्हें मल्टी क्रॉपिंग उनके बारे में भी हम नॉलेज देंगे, उन्हें उसके बारे में समझाएंगे कि ये भी ग्रो हो सकता है आपके खेत में। उन्हें खाली कुछ ही फार्मिंग के बारे में मालूम है, तो हम उन्हें आगे भी हम समझाएंगे, तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम ये भी बढ़ेगा। और जो सप्लाई डिमांड का जो है, अगर ग्राउंड नट बहुत कम सप्लाई हो रहा है तो उसका भी सप्लाई बढ़ेगा, तो उसका प्राइस कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। रीजन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, क्या रीजन है भाई मल्टीपल क्रॉपिंग के? द टेक्नोलॉजिकल रीजंस लाइक इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइजर, कैपिटल, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेट्रा। मल्टीपल क्रॉपिंग किस तरीके से हो पाएगा? तो टेक्नोलॉजिकल रीजंस लाइक इम्प्रूव सीड्स को इम्प्रूव कर दिया जाए, फर्टिलाइजर्स को अच्छी कर दिया जाए, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें। फिर कैपिटल जो है उनका अच्छा इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल लाइक उनका पैसे अच्छे आएंगे तो उनका कैपिटल अच्छा हो जाएगा। क्रेडिट फैसिलिटीज उनको मिलेगी, बैंक्स लाइक हमने अभी पीछे पढ़ा, एक्सेट्रा। इनकम रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस टू मैक्सिमाइज प्राइस एंड इनकम, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट साइज ऑफ फार्म, प्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, टेन्योर एक्सेट्रा। इकोनॉमिक रीजंस भी बहुत सारे हैं कि अगर हम मैक्सिमाइज कर दे प्राइस एंड इनकम्स को, तो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट साइज ऑफ फार्म और प्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस ये सब ली जाए, तो इस तरीके से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक रीजन, अगर हम मैक्सिमाइज कर दे क्रॉपिंग को, ज़्यादा उगाएंगे तो उसकी वजह से प्राइस एंड इनकम भी ज़्यादा मिलेगी, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स भी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, और साइज ऑफ फार्म, प्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, टेन्योर एक्सेट्रा। क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी शुड इंक्रीज विद द यूज ऑफ पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कब होगी? जब पेस्टिसाइड को हम अच्छे से यूज करें क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी CIBRC is appointed to inform Indian farmers about various types of pesticides and its level of poisons। हम देख ही सकते हैं भाई, CIBRC ऐसे कितने मतलब बहुत सारे जो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फार्मर्स के लिए अनेक की मतलब हम कहते हैं ना ब्रांचेस, एक ब्रांच की तरह फार्मर्स की हेल्प बहुत सारे तरीकों से करी जा रही है इनडायरेक्टली। लेकिन फार्मर्स हमारे अवेयर नहीं है, अभी भी बहुत सारे फार्मर जो अवेयर नहीं है, लेकिन अभी कुछ फार्मर जो एजुकेटेड है वो आगे लोगों को बढ़ा रहे हैं। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि उनको वो समझा रहे, फार्मर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं मॉडर्न पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने के लिए, और उनको एंड इट्स लेवल ऑफ पॉइजन्स। द इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, द टाइम ऑफ यूसेज एंड लेवल ऑफ पॉइजन शुड बी स्प्रेड अमंग फार्मर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी मेड मोर इफेक्टिव टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। पेस्टिसाइड्स को इतना हद तक अच्छा कर दिया जाएगा कि जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके मतलब कितना पेस्टिसाइड यूज़ किया जाए, कितने टाइम तक यूज़ किया जाए, उसका पॉइजन मतलब कितना ना यूज़ किया जाए, कितने हद तक यूज, जिससे मतलब सॉइल ख़राब ना हो जाए, है ना। उसकी अवेयरनेस फैलाई गई फार्मर्स में, पेस्टिसाइड को कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सका जाता है, उसके हर एक छोटे छोटे एक्सपेक्ट्स को बताया गया फार्मर्स को।
एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR मैनेजेस एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है वो एग्रीकल्चर रिसर्चेस को मैनेजेस करता है। तो ICAR इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उशरिंग एंड कैटल rearing साइंस। ICAR has done pioneer work for expansion of green revolution। ICAR ने बहुत अच्छा काम किया है ग्रीन रिवॉल्यूशन को एक्सपांड करने में भी। तो चलिए गाइस हम अब यही क्लोज करते हैं इस चैप्टर को। कुछ ना समझ आए तो गाइस हम कमेंट सेक्शन में आप बता देना, इस चैप्टर का हम नेक्स्ट रिवीजन भी करेंगे। जय श्री राम। एक बार बुक रीड कर लेना जिसकी वजह से आप एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस बंद करते हैं। जय श्री राम।